अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड हियर वी आर गोइंग टू कवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सेक्शन 7, 8 एप्लीकेबल होंगे और साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2000 भी एप्लीकेबल होंगे। कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि उसके देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए नॉर्मली कोई अप्रूवल नहीं लगता है, लेकिन देर आर फ्यू केसेस जब आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो 3 केसेस हैं जिसमें आरबीआई का अप्रूवल लगेगा एक्सपोर्ट के केस में। पहला, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट सेल नहीं कर रहे हैं, इट इज अदर देन सेल यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। फॉर एग्जांपल लीज या हायर बेसिस पे आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑन इलोंगेटेड क्रेडिट टर्म। आपका जो क्रेडिट पीरियड है आपने पार्टी को दे रखा है वो बहुत ही लंबा पीरियड है, तो अगर ऐसे केस है तो उसमें भी आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। और तीसरा केस है काउंटर ट्रेड। आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में भी आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि नॉर्मली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3 केसेस हैं जिसमें आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अब यहाँ पर ये देखना भी जरूरी है कि एक्सपोर्ट में क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि एक्सपोर्ट इंक्लूड्स टेकिंग और सेंडिंग आउट ऑफ इंडिया गुड्स। तो अगर आप कोई भी गुड्स बाहर भेज रहे हैं इंडिया के, तो इट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, चाहे वो आप लैंड के थ्रू भेज रहे हो या सी के थ्रू भेज रहे हो या एयर के थ्रू भेज रहे हो। ऑन कंसाइनमेंट, बाय वे ऑफ सेल, लीज, हायर परचेज, अंडर एनी अदर अरेंजमेंट, तो चाहे कोई भी अरेंजमेंट हो, अगर आपके गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं लैंड, सी या एयर के थ्रू, तो उसको एक्सपोर्ट मान लिया गया है। इन केस ऑफ ए सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर केस भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर के केस में एक्सपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड द ट्रांसमिशन ऑफ एनी डेटा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अगर कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं आप डेटा, तो इसको भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट। नॉर्मल एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। एवरी एक्सपोर्टर, जो कोई भी एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स या फिर सॉफ्टवेयर, गुड्स या सॉफ्टवेयर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टर शुड गिव द डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट के 21 दिन के अंदर एक्सपोर्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का और उसके लिए अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, तो ऐसे केस में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट फर्निशिंग एनी डिक्लेरेशन, बट ओनली कंडीशन इज दैट द एक्सपोर्टर विल बी लायबल टू रियलाइज द अमाउंट। जो कुछ भी उसको एक्सपोर्ट के थ्रू मिलने वाला है, एक्सपोर्टर पूरी कोशिश करेगा कि वो अमाउंट वो जल्दी से जल्दी रिपैट्रिएट कर ले इंडिया में उसको वो लेके आए उस पैसे को। यहां पे हम देखेंगे रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड कि फॉरेन एक्सचेंज भारत में आए, तो जब कभी भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, अगर आपने 10 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है अमाउंट का, तो वो पैसा जल्दी से जल्दी आपको फुल एक्सपोर्ट वैल्यू
you should bring into India and should be paid through authorized dealer। तो authorized dealer के पास आपको वो जमा कराने हैं। यहां पर इन्होंने बोला है कि रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड को री इम्पोर्ट को भी ऐसा मान लिया गया है कि डीम टू रियलाइजेशन ऑफ फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। तो इसको आप समझ लीजिए कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, ये अपने गुड्स एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, तो कंडीशन है फेमा में कि इसको ये जो डॉलर्स मिलेंगे ये जल्दी से जल्दी लाना है और ऑथराइज डीलर के यहाँ पर इसको ये जमा कराना है। इसको हम मान लेंगे कि रिसीट हो चुका है एक्सपोर्ट प्रोसीड का। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे री इम्पोर्ट। तो ऐसे केस में एक्ट ने साफ साफ लिखा है कि अगर री इम्पोर्ट होता है गुड्स का तो उसको ये मान लिया जाएगा कि द एक्सपोर्टर हैज रियलाइज द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। अब हम बात करेंगे द पीरियड विद इन विच एक्सपोर्टर इज सपोज टू ब्रिंग द मनी इनटू इंडिया, कब तक वो पैसा लेके आ जाए। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि एक्सपोर्टर शुड ट्राई टू रियलाइज एंड रिपेट्रिएट द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू विद इन 1 ईयर, यानी 12 महीने का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टर को वो सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में रिपैट्रिएट करना है। हाउएवर गुड्स एक्सपोर्टेड आर एक्सपोर्ट और टू वेयर हाउस। कई बार हम जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो डायरेक्टली न करके वेयर हाउस में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में जो टाइम लिमिट है रियलाइजेशन ऑफ फुल एक्सपोर्ट वैल्यू की वो 15 महीने कर दी है, 3 महीने से बढ़ा दी है, 15 months from the date of shipment of goods. It may be noted that the aforesaid period can be extended by RBI or the authorized dealer if there is a sufficient and reasonable cause for the same. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा हैं कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है दैट इज फुल वैल्यू ऑफ फुल एक्सपोर्ट वैल्यू आपको लेके आना है 12 महीने में, लेकिन अगर आप वेयर हाउस के में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट टू वेयर हाउस, तो ये लिमिट है 15 मंथ्स। इसका एक्सटेंशन कर सकता है, ये टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, आरबीआई बढ़ा सकती है या ऑथराइज डीलर बढ़ा सकता है इस टाइम लिमिट को इफ देयर इज अ रीजनेबल एंड सफिशिएंट कॉज। इसके बाद यहाँ पे 3 और कंडीशंस इन्होंने बताई है एक्सपोर्टर को। ऐसे एक्सपोर्टर को जिसने डिक्लेरेशन दिया है गुड्स और सर्विसेज के लिए, उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे वो अमाउंट जो आने वाला है वो किसी और तरीके से आए या फिर और डिले हो जाए या पूरा अमाउंट नहीं आए। यहां पर उन्होंने ये बातें कही हैं। तो एक्सपोर्टर शुड ट्राई टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इन द स्पेसिफाइड मैनर। तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि वो जो स्पेसिफाइड मैनर में आने वाला था वो उस मैनर में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि वो और डिले हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा था, या तीसरा ऐसा नहीं करना है जिससे कि वो जो एक्सचेंज आने वाला था वो फुल वैल्यू का ना आके थोड़ा कम आ रहा है। तो ये तीनों चीजों से उसे बचना है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ द एक्ट। और अब हम बात करेंगे लास्टली प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है। इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग 3 आइटम विल बी ट्रीटेड एज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। तो पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स ऑन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी धीरे धीरे पेमेंट आएगा, आप इस तरह का अरेंजमेंट है, इंजीनियरिंग गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पेमेंट धीरे धीरे आता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। दूसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट यानी आपको पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना है फाइनल उसके कमेंसमेंट तक, तो इसको हम बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। तीसरा है सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो ये तीनों को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में लिख के आना है। नॉर्मली दीज जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट रहते हैं ये हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इसका जो अमाउंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ऐसे केसेस में आपको सबमिट करना है अपना प्रपोजल फॉर प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। तो किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए, और इसके लिए आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा। तो अथॉरिटी विल फाइनली अप्रूव योर प्रपोजल एंड देन यू विल बी एबल टू डू द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट।